अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे। आज के दिन कुछ पॉजिटिविटी देखी गई है इन्वेस्टर्स की जानिब से। इंट्राडे हाई तो हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव जेस्टर प्रिवेल हुआ है। 42,000 के लेवल को टच करने की कोशिश की गई है। साथ साथ 41,500 अबव साइकोलॉजिकल बैरियर ही क्लोजर हुआ है। इट मीन्स के 100 अबव एंड देयर अबाउट जो पॉइंट्स हैं वो इंडेक्स में ऐड हुए हैं। साथ साथ एक बुल रन जो जेस्टर है वो प्रिवेल हो रहा है। इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अब की मार्केट में जो बजट के हवाले से न्यूज़ आई है जिसमें कहा यह गया है कि 9.5 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट है वो पेश किया जाएगा फिस्कल ईयर 2022 और 2023 का कल के दिन। तो ये तमाम चीज़ें एक क्लैरिटी को जो है वो पुश करती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी वैसे वैसे चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, फ्राइडे का दिन होगा। इट मीन्स के मार्केट के अंदर मजीद जो है वो बुल रन की ही एक्सपेक्टेशन देखी जा रही है। इकोनॉमिक अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ भी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आएगा बजट के बाद। तमाम चीज़ें जो कि एक टैक्स की वजह से या जो रिलीफ की मद में होंगी या फिर जो एक टैक्सेशन के जिन चीज़ों को आज तक टच नहीं किया गया, टैक्स बेस में नहीं लाया गया, तो उनके ऊपर भी काम होगा। मजीद प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बजट के हवाले से ही बात करने वाले हैं कि बजट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर रिलीफ दिया जा सकता है, जिनके अंदर आम आवाम का यानी कि पब्लिक का, खासकर पुअर स्ट्राटा का ख्याल किया जा सकता है, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ अगर हम बात करें कि जो कि बजट के अंदर रिलीफ के हवाले से बात हो रही है, तो एक ही तरफ से हम कह सकते हैं कि बजट के अंदर हम टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से भी बात करें। टैक्सेशन सिस्टम इम्पोर्ट के हवाले से भी होगा, इम्पोर्ट आइटम्स के ऊपर भी होगा, लग्जरी आइटम्स के ऊपर भी होगा, साथ साथ नॉन एसेंशियल आइटम जो कि ज़्यादा यूजेज में नहीं होते उनके ऊपर भी होगा। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम को बढ़ाना और टैक्स बेस को बढ़ाना, यानी कि टैक्स बेस का मतलब ये है कि वो लोग जो अभी तक टैक्स बेस के अंदर, टैक्स सिस्टम के अंदर आए ही नहीं है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो एक सैलरी क्लास होता है वो टैक्स देते हुए दिखाई देता है। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये भी अब आज बात करने वाले हैं। साथ साथ अगर बात की जाए कि कल के दिन और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है तो वो भी हम बात करेंगे। और इश्यूज़ कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ों की हवाले से जो है वो इश्यूज़ टैकल करने की ज़रूरत है, वो भी आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख साहब। आप डायरेक्टर हैं आसिफ राइस मिल्स के और मेंबर मैनेजिंग कमेटी हैं रीप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे नुमान अब्दुल मजीद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। तो मैं आसिफ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे पूछती हूँ, आसिफ साहब, कल के दिन बजट पेश होने जा रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत है, इकोनॉमिकली काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, रिजीम चेंज होने के बाद थोड़ा सा हमें एक डिफरेंट फेज़ भी दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि एक तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा था, दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा था कि उस तरफ क्या है। अब हमें ब्लैक एंड वाइट हमें सब सामने है हमारे ना। तो अब जबकि चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर होती दिखाई दे रही हैं, आईएमएफ की ट्रांच आएगी, उससे क्या चीज़ें होंगी, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके साथ साथ अगर कमोडिटी प्राइस का देखा जाए तो वो भी हायर साइड पे, फ्रेट बढ़ गए हैं, कोविड का चैलेंज है, बहुत सारे एक चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इकॉनमी की सूरत हाल कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नताशा, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया और तकरीबन सारे ही इश्यूज़ पे आपकी बड़ी अच्छी कमांड है। जो आपने सारी चीज़ें बताई, शिपिंग की, कोविड की सिचुएशंस की, और जो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आया हुआ है। जो कल का जो बजट है उससे तो देखें, जनरल आवाम तो यही एक्सपेक्ट कर रही है, जो जितने इकनॉमिस्ट हैं वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो है टैक्सेशन थोड़ी बढ़ेगी, और वो बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऊपर जितना हमारा डेफिसिट है तो वो उसको हम 2-3 तरीक़ों से ही कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहला आपका है एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, दूसरा आपके टैक्सेस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस आपके बढ़ाने चाहिए, और तीसरी सब्सिडीज़ ख़त्म करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये बड़ा एबनॉर्मल सा लग रहा है कि जी इन्होंने पेट्रोल प्राइजेज़ बढ़ा दी, या जो गैस प्राइजेज़ या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइजेज़ बढ़ा रहे हैं। अब इनको ये पिछली हुकूमत को ग्रेजुअली करना था, जो आईएमएफ भी बार बार बोल रहा था। ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी करेक्शंस के बाद जाके आपकी बैलेंस शीट मेंटेन होती है। कभी भी, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपकी बैलेंस शीट बगैर करेक्शन के नहीं सेटल हो सकती। तो वो करेक्शंस इन्होंने नहीं की। जैसे आप जानती होंगी कि आज से पहले लास्ट जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने
लोग कहते हैं और काफ़ी सारे इकनॉमिस्ट कहते हैं कि उन्होंने डॉलर को अपने एक मसनूई तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट यह है कि वो एकदम से बूस्ट हो गया। तो इन्होंने भी बहुत कोशिश की, पेट्रोल पे सब्सिडी दी और उसको कवर रखने की कोशिश की, बट जो है इस गवर्नमेंट को आके एक कड़वा घूंट पीना पड़ा उनको। वो जो उनकी एक नीड ऑफ आवर थी, ठीक है, वो तो उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई। आईएमएफ को जाहिर सी बात है उनको कुछ परफॉर्मेंस भी दिखानी है, क्योंकि हर दफ़ा हम आईएमएफ से जो हम लोन पास आउट करवाते हैं तो उसकी बहुत सारी नीचे शराइत होती हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो आईएमएफ भी जो है वो हम तो आईएमएफ को इस तरह देखते हैं कि वो एक ऑडिट फर्म है जो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ को ऑडिट करती है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट देती है कि जी आपके घर में ये चीज़ें सही नहीं हैं, आप इसको करेक्ट करें, और इन चीज़ों को करेक्ट करेंगे तो आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो कोशिश करती हैं वोट बैंक के लिए या अपना नाम ख़राब ना हो कि वो उन चीज़ों को डिले करती हैं, डिले टैक्टिक्स करती हैं कि जी जो सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है वो भी आगे चल के करेंगे, या जो इंपोर्ट की चीज़ें बैन करनी है जैसे आपने कहा लग्जरी आइटम, वो भी आगे चल के करेंगे। क्योंकि जो भी एक टफ़ डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट ले, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो यूएस की हो, यूके की हो, वो उनकी एक पॉलिटिकल साख्त भी होती है, उसको भी मैनेज करना ज़रूरी है। आप नहीं समझते कि आवाम के बारे में सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? लास्ट गवर्नमेंट की जानिब से जाते जाते पेट्रोल के लिए सब्सिडी और मज़ीद दे दी गई और कहा गया बजट तक नहीं जो है वो बढ़ाएंगे, तो इट मीन्स कि हमने एक ऑलरेडी एक आईएमएफ से कंडीशन साइन की हुई है और उसके बाद आप उससे जो है वो बैकआउट हो गए, तो दैट्स रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क बिल्कुल ऐसे जो आप दे गए दूसरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें आपने कितना इसको समराइज़ किया कि ये पहले वो मैसअप जो है वो करके उसको क्रिएट करके गए। देखें दो ही गवर्नमेंट के दो ही गोल्स होते हैं। एक गवर्नमेंट आती है, न्यूट्रल गवर्नमेंट आज तक हमने नहीं देखी है कि कोई गवर्नमेंट आए जी वो बोले कि जी मुझे 5 साल का इक़्तिदार मिला है, अब मुझे 5 साल बाद वोट बैंक की तरफ जाएंगे या जलसों की तरफ जाएंगे या दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे, अब हमें कंट्री की तरफ काम करना है। तो वो आप अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं देखने को मिला। हमें पीटीआई से बड़ी उम्मीदें थी कि जी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे करना है, लेकिन आप देखें सर कंटेनर पर खड़े होकर बात करना कोई और चीज़ होती है, परफॉर्म करना कोई और चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना और चीज़ों, और उसमें कोई इतना बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता। हम ऑर्गेनाइजेशंस भी जो चला रहे होते हैं, हमारे पास भी अगर 1000 एम्प्लॉयज़ होते हैं टेक्सटाइल में या राइस इंडस्ट्री में, तो जब हम टफ़ डिसीजन लेते हैं तो 1% होती है वो आवाम की जो हमारी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसको इससे डिफ़र करती है, लेकिन वो बाय द टाइम वो करेक्शन होके सेटल हो जाती है, हमारी बैलेंस शीट मेंटेन हो जाती है, सब एक अच्छे उस पर आ जाते हैं। तो जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो अलमिया रहा है वो माइक्रो रिसर्च का रहा है हमारी कंट्री में। आप देखें इन्होंने इससे पहले आप गवर्नमेंट देखें, इमरान खान ने अनाउंस किया जी हमने 14,000 आई थिंक 14,000 या 12,000 हमने गरीब एक मुस्तक लोगों को देने। उनकी क्या इसके पीछे रिसर्च थी, क्या उन्होंने पॉलिसी की थी, वो इतनी जस्टिफाइबल नहीं थी। पीपल्स पार्टी वाले, पीएमएल वाले उसको अपोज कर रहे थे। फिर देखेंगे क्या कहते हैं, अभी इस गवर्नमेंट ने 2000 अनाउंस किए, तो 2000 अनाउंस किए तो पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं कि पूरी इंटरनेशनल भी जो है लोगों में मेम बनना शुरू हो गए कि जी बनना शुरू हो गए, जी 2000 क्या बनते हैं पाकिस्तान में ना, 2000 तो कोई वो अमाउंट ही नहीं है। फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी का इशू आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स जब सर आपको नहीं पता, ये तो आप नहीं कह सकते कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, सब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के बाकी सब तो एक ही पेज पे दिखाई दे रहे हैं, सबका एक ही मोटिव दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू से? हाँ आपने बिल्कुल सही फरमाया, बट इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जो लोगों को समझनी चाहिए। जितना हमारा अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा जितना हमारा जो लोगों से इंटरेक्शन हुआ, आप देखें ये गवर्नमेंट कितना भी अच्छा आपस में जेवी जॉइंट वेंचर करके आई है, बट द एंड गोल इज वी हैव अ इलेक्शन अहेड, ठीक है, हमारे पास अभी इलेक्शन होने वाला है। अब इमरान खान के पास 4-5 साल का टाइम था, वो 2 साल वो क्या कहते हैं लो परफॉर्मेंस दे के 1-2 साल में हाई परफॉर्मेंस दे के 3.5 साल 4.5 साल तो लो परफॉर्मेंस ही रही है ना, फिर भी और आवाम काफी सफर करते हुए दिखाई दे रही अब इनके पास देखें ये चीज़ समझने की, इनके पास बहुत कम टाइम है परफॉर्मेंस दिखाने का। अब
ये जितने भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं, पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी तो बैक एंड पे है ना, फ्रंट फेस वैल्यू तो पीएमएलएन की है। अब ये पेट्रोल बढ़ाना, ये सारी चीज़ें करना, अब उनका एक फेस वैल्यू इमेज ख़राब हो रहा है। अब इलेक्शन भी बहुत आगे और इनके पास करेक्शन की इतनी लेकिन अवाम का सोचना तो जरूरी है ना। हाँ आप नहीं बिल्कुल समझते बिल्कुल। कि अवाम के लिए जो जरूरी है सबसे पहले अभी उसको ही फोकस किया जाए, अपनी पॉलिटिक्स, अपना जो एक पॉलिटिकल उनकी साख्त है वो बाद में सेटल कर लेंगे। अभी तो एटलीस्ट जो पेशेंट है, जो मर रहा है पेशेंट, उसको तो संभाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी अभी ये जो जितने भी ये डिसीजंस ले रहे हैं, या जितनी भी मैं समझता हूँ बजट में जितना भी ये टफ चीज़ें लाएंगे, वो नीड ऑफ आवर है। वो पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा स्लोली करनी थी, लेकिन जी। लेकिन मेरा मानना ये है, जितनी हमारी मीटिंग्स हुई ऑफिशियल्स, जितनी हमारी आपस में करस्पॉन्डिंग हुई, कम्युनिकेशंस हुई, इनका माइक्रो रिसर्च का एक बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। चाहे वो कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लें, उनके पास R&D पे फोकस करना चाहिए। फोकस नहीं है, उनके राइट। पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते, राइट। उनके पास एग्जैक्ट जो है फिगर्स के बाद क्या, उनके पास पॉइंटर्स नहीं होते कि हमें ए हो गया तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, बी हो गया, ये एंड मोमेंट पे आके जो है ना ये डिसाइड करते हैं, जिसमें जिसमें राइट। आसिफ साहब, मैं चाहती हूँ कि आप बजट के ऊपर प्लीज़ जो है वो इंट्रोडक्टरी कमेंट करें, लेकिन पहले मैं नुमान साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। नुमान साहब, प्लीज़ ये बताइए कि प्री बजट हम आज के प्रोग्राम में ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कुछ रिलीफ के बारे में बात की जा रही है, कुछ न्यू टैक्सेशन के हवाले से जो इम्प्लीमेंट होने वाला है उसके बारे में बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है मज़ीद आ जाएंगे, और कुछ सरप्राइजेस भी मिलेंगे। जो हमारा एक गरीब तबका है उसके लिए कुछ रिलीफ होगा, और जो साहिब इस्तात है उसके लिए टैक्सेशन सिस्टम में मजीद इजाफे की उम्मीद है। तो प्लीज़ ज़रा बताइए कुछ क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान का अगर टैक्स टू जीडीपी रेशो आपने मेंटेन करना है, जो कि आज 10% है, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, तो आपको साल का $1 ट्रिलियन रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स चाहिए। अगर आप सिर्फ इसको मैनेज करना चाहते हैं टैक्स टू जीडीपी को, हमारी जो इकॉनमी का साइज़ है उसको अगर साथ साथ कैलकुलेट करेंगे ना, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशोज इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो OECD है, OECD का जो रेशो है वो 17 से 44% है, उसका एवरेज है 33%। और तुर्की जैसा मुल्क है, और तुर्की और US का बराबर है, तो 24% तकरीबन टैक्स टू जीडीपी रेशो बनता है। पाकिस्तान का है तकरीबन 10%, जो कि साउथ एशिया में भी सबसे नीचे है। तो ये बात होता है। अब इस रेशो को मेंटेन करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि 1 ट्रिलियन का टार्गेट टैक्स बढ़ाना है, नंबर 1 बात हो गई। अब सवाल ये कि 1 ट्रिलियन आएगा कहाँ से। अब आप कुछ पहले फैक्टर्स को मद्देनजर रखें और फिर सोचें कि तारीख में क्या होता रहा है और आगे क्या होगा। फैक्टर्स क्या क्या हैं। इकॉनमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है, क्योंकि IMF कहता है आप इकॉनमी को स्लो डाउन करें, नंबर 1 बात। इन्फ्लेशन पीक पर है, तो डिस्पोजेबल इनकम कम है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स हाई है, तो ऑटोमेटिकली उससे जो बिजनेस भी सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब बात ये कि नए टैक्स, अब ये जो आपका जो मजीद आपको टैक्सेशन जनरेट करनी है, आएगा किधर से। क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा कि आपकी जो डॉलर, आपकी जो इंपोर्ट वैल्यू बढ़ी हुई थी। आई एम होल्डिंग यू हियर। टैक्सेशन भी हमें जो है वो मजीद बढ़ाना है, साथ साथ रेवेन्यूज भी बढ़ाने हैं। तो रेवेन्यूज के एक्चुअली मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं रेवेन्यूज की भी तो चाहती हूँ। टैक्स टू जीडीपी, टैक्स और रेवेन्यू बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ होती है ना। तो बात ये कि जो रेवेन्यू आपने बढ़ाने हैं वो आएगा कहाँ से। अब उसके दो तरीके के कारण, जैसे कि हमारे यहाँ हमेशा से होता रहा है कि आप जो है ना, हमारे यहाँ टैक्सेशन आता कहाँ से, पहले आप ये देखें, 3 जगह से आता है टैक्सेशन। आपका तकरीबन 55% जो है इम्पोर्ट ड्यूटी से आता है, तकरीबन 30% 25-30% टैक्स है, और 20-22% टैक्स है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टैक्सेस लेते हैं। वन ऑफ में पिछले सालों में जो टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ, उसकी वजह ये है, आपकी $75 अरब तक पहुंच गई इस साल, जो 40-50 हुआ करती थी। इस साल जो आपका टोटल इंपोर्ट बिल है तकरीबन $75 अरब का है। अच्छा, जो आपका पाक रुपया था वो तकरीबन जो है वो 125-150 पे था, फिर अब 200 पे पहुंच गया। तो जब डॉलर और इंपोर्ट दोनों, जो रुपये का कदर भी बढ़ेगी, रुपये की वैल्यू 100 पे कब था, 150 तो हमने, मैं अब 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो जब ये आई थी पिछली हुकूमत, तो तब से लेकर अब तक जब रुपये की कदर में डेप्रिसिएशन होगी और इंपोर्ट वैल्यू बढ़ेगी, नतीजा क्या निकलेगा कि ऑटोमेटिकली आपकी जो टैक्स कलेक्शन है बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि टैक्स की जो बेस है ना हमारी, वो ब्रॉडन नहीं हुई है। अब मसला ये हम उन्हीं से टैक्स ले रहे हैं जिनसे लेते चले वो आ बिल्कुल रहे हैं। वैसे ही मैं इसकी मिसाल ये दे कर रहा हूँ कि रास्ते में एक ना मोबाइल डोनेशन की कोई वैन खड़ी हुई है, और वो कहे कि सर आप आके ब्लड दें इंसानियत की खिदमत की खातिर, आपसे 1 पेंट लेंगे, और जब आप जो है ना वो ब्लड देने जाए तो पूरा जिस्म का खून ही चूस लें। तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो अब मैं इस पर आगे आता हूँ, अब ये सवाल ही पैदा होता है कि होगा कैसे। अब जरूरत इस अमर की है, मैं टैक्स टू जीडीपी की मिसाल पहले क्यों दी। होता ये कि जीडीपी की कॉम्पोजिशन होती है, मुख्तलिफ जगहों से आता है। आप ये देखेंगे हमारी इकॉनमी में जीडीपी क्रिएट कहाँ से हो रहा है। 3 मेजर सेक्टर हैं जिसमें हमारे यहाँ बात नहीं होती। एक है आपका एग्रीकल्चर, एक है आपका कंस्ट्रक्शन, और एक है सर्विसेज, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा एलिमेंट है।
आप इन टैक्सेस, आप सेक्टर से तो आप लेते ही नहीं ट्रांसपोर्ट, आप जो टैक्स लेते ही नहीं है। अब नतीजा क्या निकलेगा, इकोनॉमी बढ़ रही है, टैक्स ज़्यादा चाहिए, दो ही तरीक़ेकार हैं, या तो जो गरीब बेचारा टैक्स दे रहा है उसी से मजीद निकाल लें, या जो टैक्स नहीं दे रहे जो लोग उनसे निकालें। अब मसला जो है ना वो इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिसीजन हो गया। हमारे यहाँ आज तक इंपोर्ट कंट्रोल पे क्यों काम नहीं हुआ, क्योंकि इंपोर्टर्स की, ट्रेडर्स की लॉबीज होती हैं बहुत मजबूत, वो नहीं चाहते कि इंपोर्ट कंट्रोल हो, वो चाहते हैं, कहते हैं हम जो मार्केट बंद कर देंगे। सही है ना जी। अच्छा, हमारे यहाँ जो है, हमारे मुल्क में अभी से नहीं, ज़माने से जो है हवाला बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो हवाला इसलिए स्ट्रॉन्ग है हमारे मुल्क में कि हवाले वालों की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज भी हमारे मुल्क में $10,000 आप जेब में डाल के आप जो है प्लेन में बैठे हो चले जाएं किसी मुल्क में। तो क्यों सर, ये तो बड़ा एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर चैनल अब तो चले मौजूद भी है, लेकिन प्रॉपर चैनल पहले नहीं था, शायद इस वजह से ये ज्यादा मजबूत था। देखिए बात ये है कि अगर आपके पास जो है ना 200, जैसे इंडिया के $600 अरब की डिपॉजिट है, हमारे पास भी 100-200 अरब डॉलर पड़े हुए कि 10-20-50 मिलियन, बिलियन, 2 बिलियन ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो पैसा ही नहीं है आपके पास, आपका खजाना खाली पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका खजाना तो डॉक्यूमेंटेड है ना भाई, जो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो टोटल नहीं, आप जो जो हवाला और उसकी बात कर रहे थे, मैं डॉक्यूमेंटेड और इनडॉक्यूमेंटेड एक देखिए $9.5 अरब के फॉरेक्स रिजर्व है आपके पास, जो कि मुश्किल से आपके 1.5 महीने की इंपोर्ट कवर के बराबर है। अगर आप डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगी तो आपका 4-5 महीने का डेफिसिट है। तो आपका जो मसले का हल है ना, आप IMF से आज $5 बिलियन ले भी लें, आप बाकी जगह से $5 अरब उठा लें, आपका जो इम्पैक्ट आएगा ना ये 4-5-6 महीने का ब्रीदर है। अगले साल हम वहीं खड़े होंगे जहां 6 पर महीने, अभी अगले साल तो बहुत दूर कह रही हैं, 4-5 महीने में दोबारा वहीं खड़े होंगे। एग्जैक्टली 2023 तो अगले साल ही होगा ना सर। तो ये भाई बात ही है। अच्छा नोमान साहब, आई गॉट द पॉइंट। आप मुझे ये बताइए कि ये तो हो गई जो आपने जो हालात की बात की, जो सिनेरियो भी चल रहा है, इकोनॉमी फ्रेजाइल है, जिसको हम सेंसिटिव हालात कह रहे हैं, ये तो एक बात हो गई ना, ठीक है। अब रेवेन्यू कलेक्ट करना और रेवेन्यूज बढ़ाने की बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्सेस हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे बहुत सारे, हर चीज के ऊपर टैक्स है, चाहे कोल्ड ड्रिंक से लेके हम आइसक्रीम कुछ भी खरीदें हमें टैक्स दे के खरीद रहे हैं, और हर बंदा वो दे रहा है। तो क्या यही सोल्यूशन है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ चले जाएं? एब्सोल्युटली ये सोल्यूशन है ही नहीं, आपने डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने होंगे। देखें होता क्या है इसको, अब चूंकि आप थोड़ा, चाहे डॉक्टर्स बड़ों की बात की जाए, चाहे बड़े लॉयर्स की बात की जाए, क्या वो टैक्स नेट पे हैं आज? अब देखिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। इसका तरीक़ेकार क्या आज के ज़माने में, आप रह रहे हैं सन 2022 में, आप हैं एक डिजिटल इकोनॉमी के दौर के अंदर हैं, आपने इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन करनी होगी। आपने कुछ सर्विस सेक्टर्स और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो चाइना ने किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने किया है, जहाँ पे वो लेके आ रहे हैं सेंट्रलाइज ई इनवॉइसिंग सिस्टम्स लेके आ रहे हैं, कि जैसे हमारे यहाँ POS किया गया था ना, आपको पता है FBR और उसके सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया था, उसके दायरा कार को वसी करने की जरूरत है। फार फ्रॉम रियलिटी, उसके ऊपर इतना हो चुका है ना, नहीं तो इतना कहाँ लोग उसके ऊपर अमल करें, मैं तो नहीं देख रही हूं। तो होगा ना इम्प्लीमेंट, मिसाल के तौर पर भाई एग्री पे टैक्स लगना चाहिए, अब आप कहते हैं कि एग्री पे नहीं लग सकता, अब आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन पे नहीं लग सकता, आप कहते हैं कि जो है क्या नाम है वो जो आपका सर्विसेज सेक्टर उस पर नहीं लग सकता। तो सर इम्प्लीमेंटेशन सेक्टर्स और बिजनेसेस के ऊपर टैक्स की बात क्यों की जाती है, जबकि यहाँ अगर आप डॉक्टर्स, लॉयर्स और एक बड़े प्रोफेशंस हैं जो कि सर्विसेज की तरफ ही आते हैं, चले उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? ज्यादातर आप लोग बिजनेसेस की तरफ, ऑलरेडी हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उसका फुकदान दिखाई देता है, उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारे जो बड़े सेक्टर्स है ना जो आउट ऑफ टैक्स नेट, देखिए वेल्थ क्रिएशन पाकिस्तान में कहाँ से होती है, वो होती है एग्री से होती है, एग्री की वैल्यू चेन से होती है, एग्री की ट्रांसपोर्टेशन से होती है, और आपकी कंस्ट्रक्शन से होती है, ठीक है ना। ये जो आपकी मेजर सेक्टर हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है कि छोटी सी इकोनॉमी पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो, जहाँ से आपका GDP क्रिएट हो रहा है उसको आप टैक्स करें ना। देखिए इम्प्लीमेंटेशन जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, अगर आप पाकिस्तान में क्या था आपको याद हो कि एक वक्त में गालिबन ये जो आपका स्टेट टैक्स 12% होता था अगर मैं गलत नहीं हूँ, फिर 15 हो गया, फिर 16 फिर 17 कर दिया आपने, अब बढ़ा अब 20 कर दें, अब मेरे आपके से लोग टैक्स दे रहे होंगे। जो आपका जो इनकम टैक्स है, आपका जो इनकम टैक्स है क्या नाम है, वो भी आपका जो है जो आपका सैलरी तबका दे रहा है और बढ़ा दें, ये मसले का हल नहीं है। ये जो एक लीमू होता है, एक आप कितना जूस एक फल में से निकालेंगे, तो आपने उन जगहों पे जाना है कि जो टैक्स अभी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा कंट्री में कोई तरीक़ेकार है नहीं टैक्स रेट बढ़ाने का, वरना ये होगा कि जो बंदा टैक्स रेट में आएगा। देखिए एक बुनियादी इसूल इकोनॉमिक्स का, एक बुनियादी इसूल है कि एक सर्टेन लेवल के बाद जब आप लोगों पर टैक्स का बर्डन बढ़ाते हैं तो फिर वो चीज़ें वो ग्रे इकॉनमी में चले जाते हैं। यही हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है। आप अगर लोकल बिजनेस को मजबूर करेंगे, मिसाल हमारे मुल्क में इंडस्ट्री बैठने की एक वजह क्या हुई, उसकी वजह ये थी हमारे मुल्क में इंडस्ट्री बैठने की कि इंडस्ट्री चलाना एक वबाल जान है पाकिस्तान में। आपके इनकम टैक्स वाले, आपके फलाने वाले, धमाके वाले आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं। चुनांचे लोगों ने ये सोचा कि जब हवाला आसान है, हवाले से मंगाओ कंटेनर, राइट, माल बेचो,
तो पॉइंट ये अगेन आसिफ साहब प्लीज ये बताइए कि एक तरफ ये कहा जा रहा है बिजनेसेस बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें फूड बास्केट बनना है, हमारे पास दाल से लेके चना से लेके तमाम चीज़ अब इंपोर्ट आ चुकी हैं, एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसके बारे में बताइए नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़ दैट कि क्यों बिजनेसेस, जब बिजनेसमैन आपको कमा के दे रहे हैं, आपको एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं, आपको टैक्सेशन वगैरह तमाम चीज़ें पूरी कर रहे हैं, पूरे साल में एक दफ़ा FBR को अपना पूरा डेटा दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको तंग करने की कोशिश की जाती है। चलें उसको ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन एक और चीज़ बताएं कि बिजनेसमैन को क्यों सहूलियात नहीं दी जाती हैं। आप सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, सब्सिडीज़ भी देना जो है वो हमें नहीं देना चाहिए, या तंग तो नहीं करना चाहिए ना। देखिए सबसे पहले तो जितनी नवान साहब ने बातें की इकनॉमी पे ऊपर, बिल्कुल मैं उससे मुत्तफिक हूँ। उन्होंने बिल्कुल आपको फिगर्स सारी चीज़ें सब चीज़ें सही बताई। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि देखें पाकिस्तान में जो स्पेशली देखें पाकिस्तान में बिज़नेस जो हैं, जो लोकल बिजनेसेस हैं, वो घुमा फिरा के आपका वो यहीं पाकिस्तान में उसका रेवेन्यू मूव आउट होता है, ठीक है। और लोगों का मेजर कंसर्न होता है एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्टर्स के ऊपर, कि वो बाहर से डॉलर में रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान में लाएंगे। तो पाकिस्तान का, जैसे हम नोमान साहब के आने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा जो पहला फुकदान है वो है आपकी माइक्रो रिसर्च का। माइक्रो रिसर्च यहाँ है नहीं। अब जितनी फिगर्स नोमान साहब ने बताई हैं, जितनी फिगर्स मैं आपको एक्सपोर्ट की बताऊंगा कि जी एग्री में ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पता ही नहीं। अगर पता है तो शायद किसी ऊपर 21-22 ग्रेड वाले ऑफिसर्स को पता है। जो मेन स्ट्रीमलाइन वर्कर होता है, जिन्होंने काम करना है, वो तो एक अलग ही माहौल में यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए होते हैं। शायद आपका भी राब्ता पड़ा हो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहला फुकदान है, इनके पास रिसर्च नहीं है। ये प्रॉपर रिसर्च करें। जब रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा जी हम एग्री के एक्सपोर्टर को क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, हम मशीनरी के एक्सपोर्टर को क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, फिशरीज़ के एक्सपोर्टर को क्या कहते हैं। अब आप देखें कि कल हमारी एक चीफ सेक्रेटरी की जो मीटिंग थी, सिंध के जो नए अपॉइंट हुए हैं राजपूत साहब, आप भी मेरे ख्याल में वहाँ पर प्रेजेंट थी। तो आप देखें उनको भी हमने बहुत सारे इश्यूज़ बताए। अब वो इश्यूज़ जितने भी इनको हमने बताए, आप यकीन माने वो इश्यूज़ 10-10, 20-20 साल पुराने हैं। अगर नोमान साहब ये कह रहे हैं कि जी इंपोर्ट का ये इशू है, तो ये ना 2018 का इशू है ना 2017 का, सालों से चलते आ रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम चीख चीख के थक गए जी। आपने एक्सपोर्टर को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, हमें ये टारगेट्स देते हैं। अभी तो हमारे इन्होंने जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, टॉप 10 के जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, जहाँ मेरा भी शुमार होता है, तो उन्होंने तो अभी प्रॉपर ग्रुप बनाए। अभी एक्सपोर्टर को प्रेशराइज करते हैं कि जी आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएं थ्रू डिफरेंट, वो एक चैलेंजेस ना, वो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, और जो आप मोटिवेशन कह लें उसको या कोई और चीज़ कह लें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो इंपोर्ट पे ये कभी आते नहीं है। हम एक्सपोर्टर चीखते हैं कि जी आपकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं आप उसको देखें। सर अभी तो बंद किए गए हैं ना, अब सर वो अनाउंस हुए अभी आप उनकी पॉलिसीज पढ़ें। अब जब उसकी जो बैन की मैंने पॉलिसीज पढ़ी, तो उस पॉलिसीज में भी बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो आप उनको मंगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने। अच्छा एक और बात आसिफ साहब, ये बताइए तमाम चीजें यहाँ बैन हो जाती हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट में ज्यादा पैसों के साथ अवेलेबल नहीं होती बैन होने के बाद? ये बताइए। इम्प्लीमेंटेशन के आप मुझे बताएं, जो जितनी इन्होंने चीजें बताई वो अच्छा बिजनेसमैन का मतलब, हम अपनी पाकिस्तान में लैंग्वेज यूज करते हैं स्मार्ट बिजनेसमैन। वो स्मार्ट बिजनेसमैन सब मंगा सकता है। आप जितने आपने बोले ना पेट फूड, ईरान बॉर्डर, अफगानिस्तान नहीं, आपको इसी पोर्ट से मंगा के देंगे उनके। मुझे पता है कि उस जो इन्होंने बैन जो पॉलिसी इन्होंने इशू की है, उसमें बहुत सारी चीजों में मुतालबात क्या है आपके? कमाएं और कमाने दिया जाए, या फिर ये कि पाकिस्तान के लिए सबसे जो है वो बेहतर? हमारा मुतालबा एक ही है। मैं एग्री सेक्टर से हूँ, ठीक है। तो मैं एग्रीकल्चर में, मेरा मेन फोकस एग्रीकल्चर पे होता है कि जी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर किस तरह वो हो सकता है। हमारे पास सिंध में और बलूचिस्तान में 40% लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड है। वो 40% लैंड जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में है, और वो ये डिस्पोज करें। आपको अगर किसी को 2000-4000 लैपटॉप गाड़ी देनी है, उससे अच्छा नहीं है कि आप उसको लैंड, आप उसको 30 साल 40 साल नौजवान लड़कों को एक एज डिफाइन करते हैं, जो MBA की डिग्रीज लेके या दूसरी चीज़ें लेके बेचारे फिर रहे होते हैं। यूट्यूब पे ज़रूर पढ़ते हैं। ये जितनी नौजवान आवाम है, आप इनसे मेरे कभी भी काफ़ी सारे लेक्चर्स में डिस्कशन में जाते हैं, तो वो बेचारे नौजवान लड़के बताते हैं कि सर हमें प्रॉन फार्मिंग आती है, हमने ये देखा हुआ, ये कैसे होता है, लेकिन सोर्सेज नहीं है, वो कहाँ जाए।
उसके लिए भी तो उनको लैंड चाहिए, उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सोर्स चाहिए। अब आप एक मालदार सरमाएदार को बहुत अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं और जो कि उसको नीड नहीं जो है। जो उसको देनी नहीं चाहिए, आप जहां सब्सिडी देनी चाहिए वहां आप देते नहीं है। राइट। ये नवान साहब से मैं पूछना चाहूँगी, नवान साहब, जो डिज़र्व करता है सब्सिडी उसे देनी चाहिए। चले सब्सिडीज़ हम कंडीशन में हैं IMF की और हम सब्सिडी नहीं दे सकते पेट्रोलियम प्राइसेस पे या तमाम चीज़ों पे, तो जिस तरफ से हमें एक फोकस करना चाहिए जिस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, जिस सेक्टर को एग्जैजरेट करने के लिए, उसको थोड़ा सा बूस्ट अप नहीं कर सकते, उसकी थोड़ी मदद कर दी जाए, उसके लिए थोड़े से इस टाइप के लोन्स या इस टाइप के कोई जो है वो प्रोग्राम शुरू किया जाए? देखिए, जिसे माइक्रो रिसर्च कह रहे थे ना आसिफ साहब, ये होती है फोकस्ड प्लानिंग, जिसे मैं कहता हूँ फोकस्ड प्लानिंग। स्पेसिफिक किन एरियाज़ पे काम करना है, और इसके लिए जब इकोनॉमी में जाते हैं कहते हैं स्पेसिफिक इंटरवेंशंस करनी होती है आपने। अब स्पेसिफिक इंटरवेंशन होती कैसे है? होती इस तरीके से है कि आप ये देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में खाम माल रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है ना। ये एक उसूल है इकोनॉमी का कि आप जब अपने लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल पे फोकस करते हैं, उसको प्रोसेस करके बाहर बेचते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान में 2 रॉ मटेरियल है जो अवेलेबल है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक है आपके एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और दूसरे हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब हम दोनों पे एक आते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त $10 अरब जो है उसकी फूड इंपोर्ट हो रही है। कितनी है? हमने फूड सिक्योरिटी पे पिछले 20, 25, 30 सालों में क्या काम किया? डैम हमारे पास नहीं है। right. हमारी जो ज़राअत के तरीक़ेकार हैं पानी के इस्तेमाल के, वही तरीक़ेकार हैं जो आज से 200 साल पहले इस्तेमाल होते थे। हमने पिछले 50-60 सालों में बीच डेवलप नहीं किए, ठीक है। हमारे यहाँ पानी की यूटिलाइजेशन बेतहाशा ज़्यादा है। यूरोप के बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ से हम एड भी लेते हैं, लेकिन एड भी बदल लेके हम क्या करते हैं, वो एड लेके हम शायद खा जाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन बात ही वो जो एड लेते हैं वो एड भी हम लेते हैं इससे ऊपर की चीज़ों के लिए। आप टेक्निकल एड लेके अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को ठीक नहीं करते। आपको जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फूड वेस्ट होता है, ठीक है जी। आपकी 40 to 50% एग्री का वेस्ट है, आपका फूड एंड वेजिटेबल का। अगर अभी देखा जाए सूरत-ए-हाल पावर सेक्टर की ही थोड़ी सी बात कर ली जाए, चले आप अगर एग्रीकल्चर से थोड़ा सा निकल जाए। हाँ, मैं सॉरी मैं आपको एग्री करते इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक सेक्टर को अगर लेना जिसमें आपकी 40 to 50% एग्री का वेस्ट है, उस वेस्ट को आप अगर आप बचा लें, फोकस करें और उसी को आप एक्सपोर्ट कर दें, आप बिलियंस ऑफ डॉलर उससे एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। आप दूध का चौथा प्रोड्यूसर बड़ा मुल्क है दुनिया का, आपके यहाँ चीज़ ही नहीं बनती, आप दूध की प्रोडक्शन ठीक कर लें, आप उसको कर सकते हैं। मैं इसी भी कह रहा हूँ कि एग्री को अगर आप एक एग्री की प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लें, एग्री पे काम कर लें। पिछले दिनों मैं एक सेमिनार में इस्लामाबाद में ही था, तो एग्री के जो मुतल्लिका लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास एग्री की गाइडलाइंस, पॉलिसीज, सब चीज़ें अवेलेबल है कागज़ में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये सरकारी लोगों ने मुझसे कहा। तो बात ये पॉलिसीज सर, क्या जो दूसरी गवर्नमेंट आती है फिर चेंज कर देती है, फिर पॉलिसीज जो बनती हैं, फिर उसके बाद न्यू पॉलिसीज आती है, आप नहीं समझते कि पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी के ऊपर काम होना चाहिए? मसला पॉलिसी का, मैं ये समझता हूँ हमेशा से पाकिस्तान में मसला पॉलिसी का नहीं है, वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का है। देखिए होता क्या है, आप किसी भी सेक्टर की पहले पॉलिसी बनाते हैं, फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन का फॉलोअप होता है, उसको देखा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन सही हुई कि नहीं हुई, फिर इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसका जो सेकंड फेज में। हमारे यहाँ जो टियर 1 पॉलिसी बन गई, ठीक है ना, लेकिन पॉलिसी के बाद एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी क्या बनेगी? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई हमारी, उसके जब वो आई तो हमारे उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि भाई ये सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई है इसकी हमने बना तो दी है और अच्छी पॉलिसी भी है, लेकिन जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगी इसका कुछ फायदा नहीं होगा। हमारी 2018 में एक फूड सिक्योरिटी पॉलिसी आई, उसके बाद क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो बात ही पॉलिसी लेवल पे तो चला आपने धक्का मार काम कर भी लिया, लेकिन स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का फॉलोअप वो कैसे होगा? मैंने आपको सिर्फ एग्री कर तो बात थोड़ी सी, आप ह्यूमन रिसोर्स की बात कर ना, ह्यूमन रिसोर्स क्या मुलाकात देंगे? 2.5 से 4 करोड़ के दरमियान आपके बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जो बच्चे स्कूल के अंदर हैं वहाँ प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दें, वहाँ क्वालिटी क्या हमें पता है, ठीक है ना। हम 1950 वाला सिलेबस आज भी पढ़ा रहे हैं उनको, नंबर 1 बात हो गई। पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कूल की, और गवर्नमेंट स्कूल में तो वहाँ पर ज़्यादा भैंसाबंदी भी होती हैं। अच्छा, टर्शरी एजुकेशन जो रेट है आपका, जो टर्शरी एजुकेशन रेट है, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। बात ही इससे अंदाज़ा करें कि कनाडा में हमारे पड़ोसी मुल्क के जो बच्चे जाते हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए, वो साल के 1.5 लाख बच्चे जाते हैं, हमारे मुल्क के 2000 बच्चे जाते हैं। इससे हम अंदाजा करें कि कितने लोग हैं जो हमारे आसपास के मालिक से आपके पास यूनिवर्सिटियां जो है, आपकी जो पहली यूनिवर्सिटी, आप समझते हैं कि हम इस सिचुएशन में है कि हम कंपटीशन करें पड़ोस मुल्क से? सही है, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है या उनकी जो पॉलिसीज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम हुआ है, नो डाउट। अगर आईटी में बात की जाए, सर्विसेज सेक्टर में बात की जाए, बहुत बेहतरीन वहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी के ऊपर अब हम तवज्जो दे रहे हैं। कोविड आने के बाद जो है वो हमने रियलाइज किया कि सबसे ज्यादा काम तो यहाँ पर आईटी में ही होना है।
तो आप नहीं समझते कि अब चलें, लेट द पास्ट इन द पास्ट, जो हो चुका देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, अब तो चीज़ों को बेहतर बनाया मैं जाए। आपको 2-3 फिगर्स अगर बताऊं थोड़ी सी, आपने जो सवाल अच्छा सवाल किया आपने, हमारी इस वक्त जो आईटी एक्सपोर्ट्स है ना ऑफिशियल वो है तकरीबन $2.5 अरब के आसपास, कहते हैं 3 तक चली जाएंगी। जब बाज़ पैसा हमारा ऐसा भी आईटी का जो रेमिटेंसेस की फॉर्म में आता है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि 5 है, ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 3 और $5 अरब के दरमियान है। ठीक है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो है तकरीबन $250 अरब, ठीक है ना, $250 है। Yeah. इसका अब आईटी एक्सपोर्ट्स जो होती है ना उसमें भी लेवल्स होते हैं, बहुत हाई एंड होती हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत लो एंड होती हैं। अगर हम अपनी फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांस होते हैं, अगर हम अपनी फोकस स्ट्रैटेजी बना के चलें और हम ये सोचें कि भाई हमने 10 लाख बच्चों को अगले 2 साल के अंदर शॉर्ट कोर्सेज में और बेसिक स्किल्स में ट्रेन करना है, तो ये 3 से 5 अरब डॉलर जो है ना, ये आपका 2 साल के अंदर जो है तकरीबन $10 अरब हो सकता है 2 से 3 साल के अंदर। सर आईटी के हवाले से आप बजट में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये भी बता दें प्लीज। देखिए बजट में मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, कुछ अर्सा पहले हमारी आईटी पैकेज की बहुत बात हुई। सबसे पहली चीज मैं समझता हूँ जो पॉलिसी की, और सबसे पहले आई नीड उस जो भी टैक्स हो उसको नोटिफाई कर दिया जाए। वो जो हमारे यहाँ होता ही है कि जो टैक्स हॉलीडेज वगैरह आती हैं जो हमारी, उसकी नोटिफाई नहीं होती, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, और उसको कॉम्प्रिहेंस, और उसमें फिर क्या होता है कि मतलब आईटी का जो पैकेज आया था उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव आईटी का पैकेज दें, और आईटी के साथ साथ देखिए मैं आप दोबारा कहूँगा आईटी एजुकेशन भी हॉलीडेज दिए हैं काफी। देखिए हॉलीडेज तो दिए हुए, इसीलिए आपको जो काम करना है ना उसके देखिए बहुत सारी स्कीम, मैं भी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें टैक्स की मिसाल टैक्सेशन कंपनीज, अब आपको मैं एक मिसाल दूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अगर वो बाहर से रेमिटेंस मंगाएंगी आईटी के फॉर्म में, तो वो उनको टैक्स, उनका इनकम टैक्स तो हो जाएगा, लेकिन उनका डिविडेंड टैक्स उनको फिर भी देना पड़ेगा। वो डिविडेंड टैक्स जब देना पड़ेगा तो होता ये है कि उसकी वजह से कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ती, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क में एफडीआई नहीं आ सकती, तो ये पूरी वैल्यू सिस्टम भी नहीं है हमारे पास। ये तो भी मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये मैं टेक्निकल डिटेल में जाए बगैर आपसे ये कह रहा हूँ कि पूरा सिस्टम ठीक करना होता है। लेकिन जो हमारी बात की कि इन तमाम तर इसके बावजूद कि देखिए ना, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, अभी आपने बात की ना, मुझसे बाज़ लोग सवाल करते हैं कि जो है ना ये तो मसाइल तो बताए, हल क्या है इसका। मैं कहता देखिए मसले का हल जो है ना, 2 चीज़ें हमें याद रख लेनी चाहिए बहैसियत कौम। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी तुरम खान आ जाए वो कल IMF से जान नहीं छुड़ा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारी 20, 25, 30 साल की पॉलिसीज़ का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपने अगर IMF से जान छुड़ानी है अपनी, तो आपने 3 साल का पॉलिसी फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, 3 साल का। वो 3 साल का पॉलिसी फ्रेमवर्क आज आप बना के इंप्लीमेंट करें, 3 साल बाद IMF से आपकी जान छोड़ी जाएगी, बशर्ते कि प्रॉपर आपने उसके ऊपर काम किया। नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $15 अरब का तकरीबन है, ठीक है ना, 15 से $20 अरब का आता है। कोई भी एक आइटम ऐसा नहीं है कि जिसको आप रिवर्स कर दें या बंद कर दें $15 अरब। आपने क्या करना पड़ेगा, जो आपने प्लान बनाना है उसमें नहीं तकरीबन 8 से 10 आइटम। मैं आपको मोटी मोटी क्या मिसाल के तौर पर, सर मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलती हूँ, फिर इस पे मजीद बात करते हैं प्लीज। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की बर्तुला प्राइस 1,38,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,18,490 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1847.26 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल $122, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 123.6। दिस इज द हायर साइड, हम कह सकते हैं काफ़ी हायर साइड पे इंटरनेशनली ऑयल प्राइस दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है लोकल मार्केट पे। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 213 रुपीज, सेलिंग वॉज 215.5। यूके पाउंड buying rahi 250.5, selling was 253 rupees. US dollar buying rahi 200.5, selling was 202.5. Chinese yuan buying rahi 28.95, selling was 29.2. Saudi Riyal buying rahi 53.1, selling was 53.9. UAE Dirham buying at 54.4, selling was 55.2. And Kuwait Dinar buying rahi 654.18, selling was 659.18. And lastly Omani Riyal buying rahi 521.53, selling was 526.03. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। तमाम चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉलर की एप्रिसिएशन देखी जा रही है 200 के अगर करीब करीब भी जो है वो हम कह सकते हैं कि 200 से अगर डाउन रुपी की वैल्यू दिखाई दे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इकोनॉमिकली इस्तेहकाम आ सकता है। अदरवाइज़ जो डेली बेसिस पे हमें नंबर्स या फ्लक्चुएशन होते हुए दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा अलार्मिंग है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस काफ़ी इंपैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नुमान साहब भी मौजूद हैं, आसिफ साहब भी मौजूद हैं, मज़ीद बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। आसिफ साहब, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन को हम कह सकते हैं कि पुश करने में पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि नियर फ्यूचर क्या पाकिस्तान इस क्राइसिस से, ये जो एक मेस है इकोनॉमिकली,
हम नहीं कहते कि पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई, चलें लेट द पास्ट इन द पास्ट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें चीज़ों को बेहतर करना है। कंटेनर पे खड़े होकर बोलना आसान होता है, कंटेनर से उतरने के बाद जो है वो असली हकीकत पता चलती है। लेकिन अब जबकि हम इस दोराहे पे खड़े हैं, तो अब ये चीज़ें क्या हम बेहतरी की तरफ आएंगे, क्या हम इस मैस से निकल पाएंगे? देखिए नताशा, पहले सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ये बिल्कुल समझनी चाहिए और इस पे यकीन होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान ना कभी गिव अप कर सकता है, ना कभी गिव अप करेगा, ठीक है। और जो नोमान साहब ने बताई कि हमारे पास एक 5 साल का, 3 साल का, 5 साल का एक प्लान होना चाहिए, तो आप ये समझें कि बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज़, नेपाल, भूटान और ये चीज़ें, हम उनसे बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे हैं, इवन दो अफ़गानिस्तान से। आप देखें, मैं आपको कुछ पॉइंट्स गिनवा देता हूँ, आप समझें कि हमारा 3 या 4 साल में, 5 साल में, नोमान साहब वाली बात सही है कि टर्न अराउंड कैसे हो सकता है। पोर्ट्स हमारे पास हैं, जोग्राफिकली लोकेशंस हमारी अच्छी हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत ही एक्यूरेट है, आप ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ठीक है। वो उसमें 60% आपकी यूथ है, ठीक है। और उसके अलावा एक अल्लाह ताला ने, हमारा तो एक्सपोर्ट है, हम तो 80-90 मुल्कों में बड़ा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। आप देखें कंपेरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ का जो एक एजुकेशन या स्मार्टनेस लेवल होता है, आपका इंडिया पाकिस्तान में अच्छा है कंपेरेटिवली, आपकी जो मिडिल ईस्टर्न है या आप दूसरी कंट्रीज़ के लें। तो जब भी आपने जैसे बताया कि आगे पास को छोड़ें आगे क्या होगा, आप देखें जब भी हम एक कंट्री हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, होता क्या है कि आपके नीचे जितना भी मशीनरी काम कर रही होती है, आपको उसमें करेक्शन लानी होती है। यहाँ जितने भी चेहरे बदलते हैं, आपका इमरान खान साहब आ जाएं, नवाज़ शरीफ साहब आ जाएं, जरदारी साहब आ जाएं, नीचे जो मशीनरी है वही काम कर रही है, ठीक है। अगर मेरी एक कंपनी, आप देखते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज टर्न अराउंड हो जाती हैं, डिफ़ॉल्ट के करीब होती हैं, फिर 2-3 साल में पता चलता है अचानक वो रिवैम्प हो जाती है। वो क्यों होती है? जब उनका कोई लीडर तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, सीईओ तो कंपनी का एक अच्छा चाहिए ही चाहिए, बट जब वो सीईओ ज्वाइन करता है तो वो सीईओ सबसे पहले ये नहीं करता कि इसको बंद करो, इसको करो, सबसे पहले वो एफिशिएंट लोग एफिशिएंट जगह पे बिठाता है, वो पुराने लोगों को हटाता है, जो काम नहीं करते हैं उनको भगाता है, आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ गवर्नमेंट्स आती हैं, इमरान खान साहब आए, उन्होंने बोला जी मैं बहुत काम करता हूँ, ठीक है, करते होंगे, वो 18 घंटे भी काम करते होंगे माशाल्लाह। द प्रॉब्लम इज़ वो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी मीटिंग्स में वो खुद कह पड़े जी मैं तो इस मशीनरी से तंग हूँ। जी आप मशीनरी से तंग है तो आपको किसने ब्लैकमेल किया हुआ है, आपको किसने कहा हुआ है कि आप इसको चेंज करें? जो भी ऑफिसर्स हैं सर वो तो बहुत सारी चीज़ों से तंग है, फिर गुफ्तगू कहीं और निकल जाएगी। अब मुझे एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर बात करनी है। ये मेज़ के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ, मेज़ के हवाले से एक्सपोर्ट की बात होती है, तो पाकिस्तान में जो मेज़ एक्सपोर्ट की जाती है उसको भी बैन करने का कहा जा रहा है। तो क्या तमाम फूड आइटम्स बैन कर दिए जाएं जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं? तो फिर हम राइस के भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, हम फिर और चीज़ों के भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, या फिर इसको मुल्क में रखा जाए तो कैसे इसका जो है वो काम होगा? और मेज़ के हवाले से प्लीज़ बताइएगा कि जो मेज़ के बैन करने की बात की जा रही है, तो क्या लोकल मार्केट में कोई इसका सही यूटिलाइज हो रहा है या फिर ऐसे ही सिर्फ चारा बनेगा और फीड बनेगी पोल्ट्री की? देखिए मेज़ कौन जो आइटम है हमारा, वो हमारा आप समझेंगे क्रॉप्स, बहुत सारी डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वो एक बोनस प्रोडक्ट होता है हमारा। वो विंटर में उसकी 2 क्रॉप्स होती हैं मेनली, कहीं कहीं 3 क्रॉप्स भी होती हैं, लेकिन हमारे पास 2 क्रॉप्स होती हैं कि विंटर और समर मेन क्रॉप होती है। तो वो हमारी बोनस क्रॉप होती है, और उसकी जो स्टेट्स हैं उसके नंबर भी हमें बहुत कम पता होते हैं। जैसे लास्ट इस साल जो विंटर क्रॉप थी, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पिछले 5 साल से हर दफ़ा विंटर क्रॉप आती है 20-25 हज़ार टन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वो 3-4 लाख टन हमने एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ की नीड तो पोल्ट्री फार्म्स की जो स्ट्राच बनाते हैं उनकी तो पूरी हुई, लेकिन एक्सपोर्ट हुआ। अगर ये 3 लाख टन एक्सपोर्ट्स हुआ तो आपको एक वैल्यू एडिशन मिल गई आपके फॉरेन रेवेन्यू में। अब समर क्रॉप आई, अब देखें जो महंगाई हो रही है इनटू द पाकिस्तान और जहाँ भी, वो एक इंटरनेशनली इन्फ्लेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें करेक्ट होंगी। अब एक करेक्शन होके एक जगह बैठेगी, आपकी बैलेंस शीट मेंटेन होगी। तो कौन को एक्सपोर्ट करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट्स इनके पास है नहीं। अगर ये कहते हैं कि जी कौन को एक्सपोर्ट करो, फिर आपको 6 महीने बाद पता चलेगा, जैसे टमाटर के ऊपर हल चला देते हैं कि जी टमाटर कोई लेने वाला नहीं है, फिर ये कौन को
ये रोड पे फेंकेंगे, गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे जी फार्मर मर रहे हैं, तो मिसयूज ना किया जाए, आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट होने दी जाए, एक्सपोर्ट होने दी जाए। आपका इंटरनेशनल रेवेन्यू इस टाइम आपकी जो मेजर डिमांड है, और कौन पाकिस्तान में यूज़ कहाँ होता है, आपके पोल्ट्रीज में यूज़ होता है, उसका सब्सिट्यूट है। ऐसा नहीं है कि आप गंदम जितनी उसकी सीरियस इशू नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर स्टेपल फूड गंदम है तो वो राइस नहीं खाते हैं। तो कौन का ऐसा नहीं है, कौन का आपके पास फीड वीट का सब्सिट्यूट है, आपके पास राइस फीड का सब्सिट्यूट है, और बहुत सारी सब्सिट्यूट्स हैं। राइट, चलें जी, नोमान साहब एंड आसिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाए और प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल आज के दिन हमने प्री बजट यानी कि पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर का बजट आने वाला है कल, उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन करने की कोशिश की। सोल्यूशंस भी मौजूद हैं लेकिन थोड़े डिफिकल्ट टास्क दिखाई देते हैं। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।